प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आते हैं। हम देखते हैं कि प्राचीन व्यवस्था में व्यवस्थाएं कुछ और रहती हैं, सामाजिक व्यवस्था कुछ और रहती है, और मध्यकाल में सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। इसी तरह से अगर हम राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन काल में अलग रहती है और मध्यकाल में आकर के बदल जाती है। और इसी तरह से अर्थव्यवस्था में प्राचीन काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में बहुत व्यापक तौर पर, या कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज़्यादा फलता फूलता है, लेकिन मध्यकाल में आकर के शिथिलता उसमें आती है। इन परिवर्तनों का क्या कारण था, ये परिवर्तन कैसे हुए, हम आज की क्लास में इसी का अध्ययन करेंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस व्यवस्था के मूल में कौन से कारण थे। तो हम जानते हैं कि इस व्यवस्था का सबसे मूल कारण था भूमि दान। जो ब्राह्मणों को भूमिदान दिया गया, इस व्यवस्था में सबसे मूल कारण था भूमिदान। क्या था? भूमिदान। राजा जो होता था, प्राचीन काल में जो राजा होता था उसे पुण्य चाहिए था। राजा को पुण्य के लिए पुण्य चाहिए था, और ये पुण्य कौन दिलाता था? पुरोहित। पुरोहित या जो यज्ञ कराने वाला यजमान होता था वो दिलाता था। इसके बदले में, और पुरोहित को क्या चाहिए था? धन। कर्मकांडों को संपन्न करने के लिए धन चाहिए था, अपने जीविकोपार्जन के लिए धन चाहिए था, और इनको पुण्य चाहिए था। तो ये राजा जो है ये धन यहाँ देता था, और पुरोहित यज्ञ आदि इनके कर्मकांड करता था। इस तरह से व्यवस्था चल रही थी। और इस राजा को जो धन मिलता था, ये जो धन पाता था, पुण्य दान देने के लिए धन पाता था, ये दान देने के लिए धन पाता था, दान के लिए वो धन कहाँ से आता था? ये वैश्यों द्वारा वैश्यों द्वारा जो कर दिया जाता था उससे ये धन पाता था। ये व्यवस्था चलती रहती थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं कि वैश्य वर्ग जो था, वैश्य और शूद्र, ये दो वर्ग निरंतर इनके वर्ण व्यवस्था जो स्थापना की गई थी, इसके द्वारा ये बंधे हुए थे और निरंतर इस व्यवस्था को करते रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि तीसरी शताब्दी, मौर्योत्तर काल में आकर के, या तीसरी शताब्दी में आकर के जब व्यापक तौर पर सम्मिलन होता है, वर्णों का मिलन होता आपस में, या जो वर्ण व्यवस्था फैलती है, तो उसमें ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि यहाँ पर वैश्य वर्ग निरंतर कर तो देता है, लेकिन प्लस आय भी अर्जित करता है, और इससे इसके अंतर्गत संपन्नता आती है। थोड़ी संपन्नता तीसरी शताब्दी में, विशेषकर जब मौर्योत्तर काल में जब व्यापार वाणिज्य यहाँ पर उन्नत थी, कुषाण काल में उन्नत थी, तो वैश्य वर्ग अधिक संपन्न होता है। और जो बाहर से लोग आते हैं, मिलते हैं वर्ण व्यवस्था में, उनमें मोबिलिटी होती है, तो वो जो शूद्र वर्ग में जो लोग सम्मिलित किए गए थे, उनमें भी जो जाति व्यवस्था के अनुसार ऊपरी तीनों वर्ग की सेवा करना था, इसमें भी थोड़ी सी मोबिलिटी आती थी, गतिशीलता आती है। और इसी गतिशीलता का परिणाम होता है कि बाहर से जो लोग आते हैं, सम्मिलित होते हैं, कबायली जीवन से जो सम्मिलित होते हैं, इनकी गतिशीलता इतनी अच्छी रहती है कि ये वर्ग जो है सेवा के बजाय अब कृषि कर्म करने लगता, कृषि कर्म या अन्य छोटे मोटे कार्य करके जीविका अर्जित करने लगता है। इसकी भी स्थिति सुदृढ़ होती है। स्थिति क्या होती है? सुदृढ़ होती है। यहाँ पर इसके अंतर्गत भी संपन्नता आती है। तो ये वर्ण अपने, चूँकि संपन्न होता है, संपन्न होने के बाद इस वर्ण को भी सामाजिक प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा कहाँ है? केवल राजा या क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास ये संपन्नता है। इस वर्ग ने इससे अपने कर्मों से अलग होना शुरू कर दिया, एक दूसरे के कार्य करने लगे, अन्य कार्य करने लगे। इन्होंने वर्ण व्यवस्था की जो स्थापित परंपरा थी उसको तोड़ना शुरू कर दिया। इसी को पुराणों में कलयुग की संज्ञा दी गई। तीसरी शताब्दी के आसपास ये स्थिति आती है। कब आती है? तीसरी शताब्दी के आसपास, जब ये वर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, तो ये जब ये अपनी
जो स्थापित जीविका है इसको जब तोड़ने का प्रयास करते हैं, तब यहाँ पर कलयुग की संज्ञा दी गई है पुराणों में इसको कलयुग कहा गया है। और इसी समय क्या लिखे गए, एक स्मृति लिखी गई, मनु स्मृति लिखी गई इसी समय। मनु स्मृति में इस बर्ड संकर को रोकने का विशेष प्रयास किया गया है। बर्ड संकर को रोकने का प्रयास का मतलब है कि सभी जातियां, सभी बर्ड अपने कर्मों को करें, अपने कर्मों में निरत रह करके अपने अपने कर्म करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें दंड का प्रावधान किया गया, दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया। मनुस्मृति में जब दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया, राजा को अधिकृत किया गया कि वो दंडात्मक कार्रवाई करे। हम देखते हैं कि जो सातवाहन राजा होता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अपने आप को एका राजा कहता है या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण अपने आप कहता है और बर्ड व्यवस्था को स्थापित करने वाला कहता है। वो इसी परंपरा की शुरुआत थी, इसी की वजह से ये किया गया कि ये परंपरा निरंतर चेंज हो रही थी। लोग बर्ड संकर जातियां बढ़ रही थीं और आपस में एक दूसरे कार्य या संपन्नता के बाद उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कार्यों को बदल रहे थे और ये स्थिति लगातार तीसरी शताब्दी तक चलती रही। लेकिन ये दमनात्मक कार्य इतने कारगर नहीं हुए। सबसे ज़्यादा मूल कारण, सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावी क्या हुआ, ब्राह्मणों को दान दिया जाना। जो इसके लिए जो सबसे प्रभावी कारण था, ब्राह्मणों को दान दिया जाना। इसमें क्या किया गया कि हम जानते हैं सबसे पहले जो भूमि दान का साक्ष्य मिलता है, दान पत्र मिलता है, वो सातवाहन शासकों का मिलता है और वो तब से निरंतर चलता रहा। ब्राह्मणों को दान, दक्षिण भारत में से ब्रह्मदेय कहते थे ब्राह्मणों को भूमि दान। इस भूमि दान का मतलब ये नहीं था कि ब्राह्मण उस पर खेती करेगा। भूमि दान मतलब है कि एक क्षेत्र दे दिया जाता था, उस पर जो गांव होते थे वो ब्राह्मण के हो जाते थे, उस पर जो कर वसूलता था वो ब्राह्मण वसूलता था। जो भूमिदान पाता था वो उसकी वसूली करता था, उससे अपना जीविकोपार्जन चलाता था। स्पष्ट हो गया होगा कि ये भूमिदान का मतलब क्या था। और जब उस पर जीविकोपार्जन चलाता था, और यही नहीं, वहाँ पर भूमिदान पर वो कर वसूलता था। दूसरा, जो वहाँ के अस्थाई निवासी थे, मूल निवासी थी, वो इनके जो मूल निवासी आश्रित हो जाते थे। निवासी क्या हो जाते थे, आश्रित हो जाते थे। इसके जिसको दान मिलता था उसके आश्रित हो। अभी तक जो मूल निवासी थे वो उनकी ज़मीन होती थी और वो उस पर मनमाना खेती करते थे और राजा को कर देते थे। हम देखते हैं कि मौर्य काल में राजा के कर्मचारी और उसके अनुचर कर वसूलते थे कृषकों से, लेकिन अब कृषक से कर वसूलने का कार्य दानग्राही ब्राह्मण करने लगा यहाँ से। और दानग्राही ब्राह्मण जब करने लगा तो ये मूल निवासी उसके उन क्षेत्रों पर, ये जो भूमि थी ये किसकी हो गई, ब्राह्मणों की हो गई। वो जो दानग्राही ब्राह्मण था उसकी भूमि हो गई और ये मूल निवासी जो आश्रित था ये उसका बटाईदार होकर रह गया। अब ये बहुत बड़ा परिवर्तन आता है इस तीसरी शताब्दी के आसपास, इसमें व्यापक परिवर्तन होता है। और अभी तक जो तीसरी शताब्दी के पहले तक जो व्यवस्था थी कि चोरों को दंड देने का अधिकार राजा का होता था, तीसरी शताब्दी तक चोरों को दंड राजा देता था। कौन देता था, राजा देता था। लेकिन तीसरी शताब्दी के बाद दंड का अधिकार भी इसको मिल गया, ब्राह्मण या दानग्राही ब्राह्मण को जिसको दान मिलता था उसे दंड देने का भी अधिकार मिल गया। वहाँ पर कानून व्यवस्था स्थापित करने का अधिकार मिल गया। अब इन ब्राह्मण जो वर्ग था, राजा और ब्राह्मण, राजा ये अपेक्षा करता था कि उसके क्षेत्र में ये कानून व्यवस्था, उन क्षेत्रों पर कानून व्यवस्था, भले ही कर्ज राजस्व ले लें, कानून व्यवस्था स्थापित करें, स्वतंत्र ना हो लेकिन कानून व्यवस्था स्थापित करें, वहाँ के दंड विधान को देखें और वहाँ के लोगों को शिक्षित भी करें कि वो बर्ड व्यवस्था को माने। इस तरह से एक व्यापक कह सकते हैं मुहिम थी, एक व्यापक व्यवस्था में परिवर्तन की जो पृष्ठभूमि थी ये प्रारंभ हुई सातवाहन काल में। ये निरंतर तीसरी शताब्दी में आकर के और सुदृढ़ हुई और दान देने के साथ ही वहाँ पर उन पर अधिकार पूरा, उन क्षेत्रों के लोगों पर अधिकार, उनको दंड देने का अधिकार, उन क्षेत्रों की सारी कानून व्यवस्था का अधिकार इन ब्राह्मणों के पास आ गया। अब ये
व्यवस्था जो थी तीसरी शताब्दी में, गुप्त काल तक जब तक केंद्रीकृत राज्य था तब तक तो चलती रही, लेकिन गुप्त काल के बाद अगर हम देखते हैं हर्ष काल में, गुप्तोत्तर काल के बाद हर्ष काल में क्या होता है? हर्ष काल में होता है कि ये दान तो दिए ही जाते थे, इसके अलावा जो अधिकारी थे, अधिकारी को वेतन के बदले, इनको वेतन के बदले भी दान दिया जाने लगा, या वेतन के बदले राजस्व भूमि दी जाने लगी। राजस्व ये उस पर वसूलते थे और उससे अपना खर्च चलाते थे। इससे अब इस तरह की व्यवस्था से राज्य का जो नियंत्रण था अपने क्षेत्रों पर कम होने लगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो करदानग्राही ब्राह्मण था इसको सारे अधिकार प्राप्त हो गए अपने भूमि पर। ये जो थे अधिकारी जो है वेतन के बदले जो राजस्व भूमि थी इस पर इनको सारे अधिकार प्राप्त हो गए। अब जब ये सारे अधिकार इनको प्राप्त हो गए तो राजा का अधिकार निश्चित तौर पर कम हो गया और राजा इन्हीं के ऊपर कानून व्यवस्था के लिए इनके ऊपर आश्रित हो गया। कर तो इसने दे ही दिया था, और इन क्षेत्रों में विद्रोह ना हो इसके लिए भी उनका आश्रित हो गया। और बाद में जब ये सामंत ये जो है शाश्वत, चूंकि अधिकार दानग्राही ब्राह्मण का अधिकार जो है शाश्वत था, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता था, और शाश्वत अधिकार होने की वजह से ये दानग्राही ब्राह्मण जो है आनुवंशिक हो गए, और धीरे धीरे चूंकि ये इनके पास धन संग्रह होने लगा, ये सत्ता का उपभोग करने लगे, और ये आकर के यहाँ पर आकर के अगर हम देखें तो गुप्तोत्तर काल में क्या स्थिति आती है? सामंतवादी व्यवस्था का उदय होता है। एक सामंतवादी व्यवस्था का उदय होता है यहाँ गुप्तोत्तर काल में आकर के। तो इस तरह से व्यापक व्यवस्था परिवर्तन, और यही जो सामंतवादी व्यवस्था थी गुप्तोत्तर काल में हर्ष के बाद, हर्ष ने भी एक चूंकि व्यापक उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधा, और उसके बाद इन सामंतों की स्थिति इतनी सुदृढ़ होती है कि पूरा उत्तर भारत सामंतवादी व्यवस्था की जकड़ में आ जाता है। छोटे छोटे सामंत होते हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, राजपूत काल उसे कहते हैं। उन राजपूतों ने मारा तहस नहस किया आपस में युद्ध द्वारा, और जो भी इससे और बहुत व्यापक परिवर्तन हुए, उसको आगे भी हम चर्चा करेंगे क्या परिवर्तन हुए। और बाद में जो है मुस्लिम आक्रमण के लिए ये उचित माहौल देने में इस व्यवस्था ने एक व्यापक आधार तैयार किया। जो व्यवस्था के ऊपर, प्राचीन व्यवस्था के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था, वो खतरा यही था जो दानग्राही ब्राह्मण को भूमिदान दिया जाना और उन पर जो अधिकार दिया जाना, ये व्यवस्था थी। इसने प्राचीन व्यवस्था को तहस नहस किया और धीरे धीरे इसको एक नई व्यवस्था में परिवर्तित किया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा एक नई कृषि अर्थव्यवस्था का भी उदय हुआ। इससे जो है नई कृषि अर्थव्यवस्था का भी उदय हुआ। नई कृषि अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, यहाँ देखते हैं। नई कृषि व्यवस्था का उदय, हम जानते हैं कि नए नए क्षेत्रों में दान दिए गए। जंगली क्षेत्र, जंगली, दुर्गम आदि क्षेत्रों में दान दिए गए ब्राह्मणों को। वहाँ पर कबायली जीवन सम्मिलित हुआ। कबायली जीवन, आदिवासी जीवन वहाँ पर बड़ व्यवस्था सम्मिलित हुआ। आदिवासी जीवन सम्मिलित हुआ। यहाँ पर जो कार्य होता था, वैश्य भी बटाईदार हो गया। वो भी चूँकि दानग्राही जो ब्राह्मण थे उनके अधिकार में आने के बाद जो उस पर कृषक करते थे, किसान जो वैश्य के वर्ग में थे वो भी असम्मिलित हुए, और उस पर जो शूद्र वर्ग वो भी कृषि पर कार्य करने लगा, कृषि कार्य करने लगा, और
वो भी इनमें सम्मिलित हुआ, जिससे वैश्यों और शूद्रों की, वैश्य और शूद्र, इनके बीच की दूरी कम हुई, इनके बीच दूरी कम हुई वैश्य और शूद्र के बीच में। और इसीलिए ह्वेनसांग जब आता है तो उसने जो है शूद्रों को कृषक कहा है। इनके बीच दूरी कम होती है और ऊपरी वर्ग के बीच की दूरी बढ़ती है। इस वर्ग, चूंकि ये बटाईदार हो गया, बटाईदार होने के कारण जो व्यवस्था थी और सामंत या दानग्राही क्षेत्र जो था, इन क्षेत्रों में ये जो वैश्य और शूद्र वर्ग था, वैश्य और शूद्र वर्ग एक कृषि करता था। और इनको चूंकि अगर मान लिया कोई ऐसी भी स्थिति आती थी कि कोई ब्राह्मण या दानग्राही क्रूएल हो, निर्दयी हो, तो ये पलायन कर जाते थे दूसरे क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पर इसे रोक दिया गया, यहाँ पर पाप माना गया, पलायन को पाप माना गया, यानी आप दूसरे क्षेत्रों में पलायन नहीं कर सकते थे। और दूसरे क्षेत्र में पलायन नहीं कर सकते थे तो ये जो यूनिट थी, जो दानग्राही क्षेत्र था, यहाँ पर सारी व्यवस्था एक किसान इकट्ठा करते थे। क्या इकट्ठा करते थे? जैसे नमक भी इन्हें इकट्ठा करना था, तेल भी करना था, प्लस सभी ज़रूरत की सामान ये अपने इकाइयों में सभी ज़रूरत के, यानी कहने का मतलब ये दानग्राही क्षेत्र था, जो गांव था, ये आत्मनिर्भर हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। और ये स्थिति हम अंग्रेज़ों के आने तक पाते हैं। अंग्रेज़ों के आने तक ये स्थिति, यहाँ पर हम जानते हैं कि समुद्र व्यापार करना प्रतिबंधित था, अपने क्षेत्रों से पलायन करना प्रतिबंधित था। तो इससे जो है इन क्षेत्रों को अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने की ज़रूरत पड़ने लगी। ये सारी ज़रूरतें अपनी पूरी करने लगे और ये इकाई पूरी स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने लगी। जो ग्रामीण क्षेत्रों की इकाई थी, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी और इसका डेवलपमेंट कह सकते हैं, एक सीमा तक होने के बाद ये डेवलपमेंट रुक गया। उससे अधिक नहीं हो सकता था, लेकिन ये ज़रूरतें अपनी पूरी कर लेते थे। इस तरह से ये कहा जाता है कि जो मध्यकाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो जड़ थी, तो ऐसा नहीं है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था तब भी गतिशील थी और अपनी सारी ज़रूरतें ये पूरी करती थी। हाँ, बस इतना था कि बाह्य क्षेत्रों से उसका संपर्क नहीं था। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नए नए क्षेत्रों का, अब व्यापार को देख लेते हैं। व्यापार और नगरों का पतन होता है इसमें। व्यापार और नगरों का पतन ये क्यों होता है? हम जानते हैं कि एक तो हमने बताया कि ये क्षेत्र जो थे स्वायत्त क्षेत्र बन गए। दानग्राही क्षेत्र क्या हो गए? ये स्वायत्त क्षेत्र बन गए। इनसे आवागमन प्रतिबंधित कर दिया, व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया। आवागमन भी नहीं होगा तो व्यापार कैसे होगा? और दूसरी तरफ तीसरी सदी में रोमन साम्राज्य, तीसरी सदी में रोमन साम्राज्य का विघटन होता है। रोमन साम्राज्य के साथ साम्राज्य का व्यापार बंद होता। फिर 5वीं सदी में बैजेंटाइन साम्राज्य, और ईरान के साथ व्यापार ठप हो जाता है। केवल चीन और उसके साथ, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार चलता रहता है। ठीक, लेकिन चीन और दक्षिण, यहाँ रोम के साथ व्यापार बंद हो गया, चीन बैजेंटाइन साम्राज्य के साथ व्यापार बंद हो गया, ईरान के साथ जो भारत का व्यापार होता था ये भी बंद हो गया। अब चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार जो होता था, इस पर 6वीं 7वीं शताब्दी से अरब व्यापारी दलालों के रूप में आ गए बीच में।
इससे भारतीय व्यापारियों को जो लाभ होना था वो लाभ ये अरब व्यापारी ले गए। हम जानते हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी में सुलेमान जैसे यात्री 10वीं शताब्दी तक आते हैं यात्रा करने, इसी वजह से आते हैं कि पूरे अरब सागर में अरबी व्यापारियों का, अरबी व्यापारी दलालों का एकदम से वर्चस्व छाया हुआ था और ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर इनका पूरा नियंत्रण था और ये अपने मनमाने तरीके से करते थे। जैसे कुषाणों के समय में पश्चिमोत्तर के व्यापार पर भारतीय व्यापारियों का कब्जा था, वैसे ही कब्जा ये दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारी करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर ये अरब व्यापारी करते थे। अब स्पष्ट हो गया होगा कि ये क्या स्थिति थी। अब इसका लाभ मिलता था, लेकिन अरबों को मिलता था। किसको मिलता था? अरब व्यापारियों को, अरब व्यापारी दलालों को या अरबों को मिलता था। अब इसका क्या परिणाम भारत में हुआ? भारत में इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि व्यापारिक जो हम मुद्रा देखते हैं, गुप्त काल में किसी तरह तक नगद वेतन दिया जाता था कर्मचारियों को, लेकिन उसके बाद नगद वेतन, यहाँ तक कि हर्ष को नगद वेतन के उसके बहुत कम सिक्के मिलते हैं और नगद वेतन के स्थिति नहीं आती है। और इसका कारण यही है कि व्यापारिक जो वाणिज्य व्यापार था वो इंटरनल, बाहरी जब ठप हुआ तो इंटरनल भी ठप हो गया। हम देख पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमी तट पर निवास करने वाले बुनकर व्यापारियों के एक लाट में आकर के, मंदसौर में आकर के बस जाती है और अपना दूसरा कार्य करने लगती है। इसका ऐसा साक्ष्य हमें मिलता है। तो इस तरह से तमाम सारे हम साक्ष्य देखते हैं कि ये वाणिज्य व्यापार इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक व्यापार भारत का और बाह्य व्यापार दोनों ठप होता है। बाह्य व्यापार जो चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ चलता भी है, उसका लाभ अरब ले जाते हैं, भारतीयों को नहीं मिलता है। इससे सिक्के लुप्त हो जाते हैं। गुप्तोत्तर काल से ही स्थिति आती है, क्योंकि स्कंदगुप्त के सिक्कों में भारी सिक्के हैं लेकिन उसमें मिलावट की मात्रा ज़्यादा है बनस्पत प्रारंभिक जो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के जारी हुए हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि भारत में सोने की कमी हो रही थी, से सिक्के नहीं ढाले जा सकते थे और इससे जो नगर थे, श्रावस्ती, मथुरा, वाराणसी, राजघाट, पाटलिपुत्र, ह्वेनसांग, बहुत सारे ऐसे नगरों को घूमता है जहाँ जो बुद्ध से संबंधित थे, वो अब सब पतनावस्था में थे। वो गांव, पाटलिपुत्र को एक गाँवड़ा बताता है कि छोटा सा गांव मतलब एक परिणित हो गया था, वो अब शहर नहीं रह गया था। तो इस तरह से व्यापारिक अवनति की वजह से इन नगरों का पतन होता है और ये एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, एक नए सिरे से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। ये ऐसे ही है जैसे हम मध्यकाल के बाद की स्थिति 1600 या मुगलों काल के स्थिति में जब ब्रिटेन का आगमन होता है और वो भारतीय जो हथकरघा उद्योग था स्थानीय रूप से जो डेवलप हुआ रहता है, उन उद्योगों के वजह से जो बुनकर या इस तरह से भारतीय माल, भारतीय सूती वस्त्र का जब वो कहते हैं कि जब वो चरखे का खड्डी उसने तोड़ दिया तो जो शहरों से जो व्यापारी थे वो आकर के गांव में बसे और कृषि पर दबाव बढ़ा। वही स्थिति इस समय भी होती है और कृषि पर दबाव बढ़ जाता है, व्यापारिक नगरों का पतन हो जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाती है और ये आंतरिक अर्थव्यवस्था में परिणित हो जाती है। व्यापार वाणिज्य के अलावा जो है, अब देखते हैं अगला है बड़ व्यवस्था में परिवर्तन क्या होता है। बड़ व्यवस्था में जो परिवर्तन होता है, इसमें नए वर्ग हमने बताया कि नए वर्ग, भूमिपति वर्ग, सामंत वर्ग का बड़ व्यवस्था में जो परिवर्तन होता है, बड़ व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है बड़ व्यवस्था में वो है बड़ व्यवस्था में नए नए क्षेत्र, कबायली क्षेत्र सम्मिलित किए गए। इससे नए जातियों का प्रगुणन होता है। इसमें ढेर सारी जातियां बनती हैं और चूँकि इनका मोबिलिटी रोक दी गई थी, गतिशीलता रोक दी गई थी। गतिशीलता रोक दी गई थी। इसे स्थानीय रूप से बसे और स्थानीय रूप से एक ही वर्ग के, एक ही कार्य करने वाले लोग स्थानीय स्तर पर भी अलग जातियों में बट गए। स्थानीय या अपने क्षेत्र के अनुसार अलग जातियों में बटे, एक ही जाति के लोग अलग अलग जातियों में बटे और जो नए कबायली जीवन से वो शूद्र में या शूद्र लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में चूँकि सम्मिलित हुए तो शूद्रों में भी अलग जातियाँ बनी। इस तरह से विभिन्न वर्गों में अपने क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग जातियाँ बनी और कई कोट, यानी एक ही जाति में
उपजातियां बनी, ढेर सारी उपजातियां बनी, और ये हर जातियों में हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी में हुआ। इन सभी जातियों में ढेर सारी जातियां बनी, और वैश्य जातियों में होता है कि वैश्य और शूद्र करीब आए, और ये निम्न, इन वैश्यों का स्थान गिर गया, शूद्रों की स्थिति थोड़ी अच्छी हुई, और इन दोनों को लगभग करीब आ गए वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय का स्थान पूरा पूर्वत बना रहा। ब्राह्मण दानग्राही होकर के सामंतवाद की श्रेणी में बाद में कई जगहों पर वो राजा भी हुए। तो इस तरह से एक अलग व्यवस्था परिणित होती है। इसके अलावा देखते हैं सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास क्या होता है? अवस्था का रूपांतरण में इन सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है? प्राचीन काल से नवीन मध्यकाल में सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है? सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन में अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है जो हमारी भाषा थी। भाषा में क्या परिवर्तन होता है? पहले भाषा जो गुप्त काल में थी, गुप्त काल में संस्कृत भाषा फिर चरम पहुंची और ये पूरे भारत में प्रचलित हुई। दक्षिण पूर्व एशिया में शैव धर्म के, हमने बताया कि कंपोचिया और चंपा में शैव धर्म के शासकों ने संस्कृत को अपना राजधर्म बनाया, राजभाषा बनाया। इसी तरह से संस्कृत एक राजभाषा बनी गुप्तों की। लेकिन गुप्तोत्तर काल में मोबिलिटी या गतिशीलता रोकी गई, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने पर प्रतिबंधित किया गया। इसके और सामंतवादी व्यवस्था में व्यापार वाणिज्य भी ठप हुआ। सामंत लोग अपने क्षेत्रों में ही सीमित हुए, और इससे जो एक जगह से दूसरे जगह जाने पर एक सारता या एकजुटता या कह सकते हैं एकता का जो एक टच था वो ख़त्म हुआ, और अलग अलग क्षेत्रों में भाषाओं में बंगला, उड़िया, इस तरह से तमाम सारी भाषाएं, जो बांग्ला, उड़िया जैसी तमाम सारी भाषाओं के स्पष्ट जो एक तरह से कह सकते हैं स्पष्ट रूप से थोड़ी बहुत झलक जो है यहाँ देखने को मिल जाती है। इसी तरह से लिपि जो गुप्तकालीन थी वो ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन इसके बाद गुप्त काल के बाद चूँकि मोबिलिटी रुकती है तो इसमें विभिन्न लिपियों का विकास हुआ। ढेर सारी देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लिपियों का विकास हुआ। अगर हम ब्राह्मी लिपि में अभिलेख गुप्त काल तक के अभिलेखों को देखें तो पूरे देश के अभिलेखों को कोई पुरातत्वविद अगर है, पुरालेखविद है तो वो पढ़ सकता है। लेकिन गुप्त काल के बाद के अभिलेख उन विभिन्न भाषाओं में पाए गए, उनके क्षेत्रों में जो डेवलप हुई लिपि डेवलप हुई उसमें पाए गए, तो वो नहीं पढ़ सकता है। तो लिपियों में इस तरह के परिवर्तन हुए। इसके अलावा जो शैली, जो उसकी मंदिरों निर्माण की शैली थी, निर्माण की शैली, ये गुप्त काल के पहले तक चूँकि पूरे देश में लगभग एक थी, लेकिन उस समय गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण शैली हुई या निर्माण शैली, विभिन्न शैलियों का विकास हुआ। विभिन्न शैली में मूर्तियाँ और मंदिर सब बनाए गए। जैसे उत्तर में नागर, मध्य में बेसर और दक्षिण में द्रविड़ शैली। मंदिरों की 3 शैलियाँ विकसित होनी शुरू हुई। इसके अलावा जो मंदिर के अलावा मूर्ति शैली पहाड़ी शैली अलग रही। पहाड़ी शैली दक्षिण भारत में अलग रही और उत्तर भारत में अलग शैली। इस तरह से अलग अलग शैलियों का, मूर्तियों का भी विकास हुआ। और इधर देखते हैं कि जो धर्म था, धर्म, भक्ति, तंत्र, मंत्र, इनमें भी व्यापक परिवर्तन होते हैं। सामंतवादी व्यवस्था में देखते हैं धर्म में परिवर्तन कैसे हुआ। धार्मिक परिवर्तन, सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता है कि सामंतवादी व्यवस्था में सब कुछ, उस क्षेत्र का सब कुछ दानग्राही को सौंप दिया जाता है। यानी
अंदर के लोगों को, सामंतवादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दानग्राही ब्राह्मण के प्रति विद्रोह करने का अधिकार नहीं था। वो कर वसूलता था, दंड देता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन आपको अधिकार नहीं था कुछ करने का। यहाँ पर तब ये धारणा पनपी कि जब हमें अधिकार नहीं है तो चुपचाप जो कुछ हो कहे, वो हमारे माई दादा हैं, मालिक हैं, उनसे वो जो कुछ कहे हम सह लें और हम सारी व्यवस्था उनके अनुसार करते रहें। लेकिन ये व्यवस्था जो सामंतवादी व्यवस्था थी, यही व्यवस्था हम यहाँ पर भी देखते हैं। कहाँ पर? जो भक्ति में भी देखते हैं। भक्ति में, भक्ति जो होती है इसी समय लगभग उत्पन्न होती है और इसमें ईश्वर के प्रति केवल भक्ति की भावना, अपने आप को समर्पित कर देने का जो एक भाव है वो भक्ति है। अपने आप को समर्पित करने का भाव, ये भक्ति है। यहाँ पर जो सामंत था, इससे समर्पित करने के बाद इससे आप मांग नहीं सकते थे, इसकी इच्छा पर निर्भर था, ये दे या ना दे, इसकी कृपा मिले। यहाँ पर भी है, ईश्वर को अपने आप को समर्पित करिए, उसकी कृपा उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वो अपनी कृपा दे या ना दे। तो यहाँ पर ये व्यवस्था होती है। इसके अलावा जो हमारे मंदिर हैं, मंदिरों में पंचायतन व्यवस्था लागू हुई। पंचायतन मतलब यहाँ सामंत जो होते थे, एक बड़ा सामंत होता था, उसके आसपास जो छोटे मोटे और उसके सबॉर्डिनेट होते थे वो होते थे। यहाँ पर भी पंचायतन व्यवस्था लागू हुई। एक मुख्य देवता होता था मंदिर में, मंदिर का एक मुख्य देवता होता था और इसके अलावा बहुत सारे उसके साथ पंच देवता होते थे, अन्य देवताओं के मूर्तियाँ बनी होती थी और मुख्य देवता का मुख्य मूर्ति बनी होती थी। तो ये पंचायतन व्यवस्था भी उसी श्रेणी की व्यवस्था की तरह लागू हुई जैसे सामंतवादी व्यवस्था में लागू हुई थी। इसके अलावा विभिन्न कबायली जीवन, हमने बताया कि संपर्क हुआ, कबायली लोगों का संपर्क हुआ। इससे मातृदेवी, कहीं कहीं जो मुख्य देवता थे वो मातृदेवी थी या मातृदेवी, काली, इस तरह की देवियाँ प्रमुख देवता हुई। उसके नीचे सारे देवता समझे गए और जो ब्राह्मण पंथ था या कह सकते हैं कि जो हिंदू धर्म था, इसने इनको अपनाया और इनमें से तंत्र मंत्र आदि चीज़ों को ले करके अपने कर्मकांडों में शामिल किया और तंत्र मंत्र की शुरुआत हुई। तांत्रिक क्रियाओं की यहीं से शुरुआत हुई और निरंतर इनकी विविधता बढ़ती है। यहीं पर नहीं हुई, ये बौद्ध धर्म में भी हुई, बौद्ध धर्म में इस हद तक हुई, इतनी विकृति आई कि बौद्ध धर्म यहाँ से, भारत से विकृति के कारण लुप्त हो गया। पंचमकार जैसे जो इनमें लागू किए गए, इससे इन्होंने व्यभिचार को बढ़ावा दिया और धन संग्रह को बढ़ावा दिया। मठ जो भ्रष्टाचार के अड्डे हो गए और इसी वजह से भारत से लोगों का ध्यान जो है इससे हट गया धर्म से, बौद्ध धर्म से, विशेषकर बौद्ध धर्म से जो व्यापक रूप से फैला था वो धीरे धीरे यहाँ से विलुप्त हो गया। जहाँ पर ये चीज़ें नहीं आए वहाँ पर अभी भी धर्म उसी तरह से फल फूल रहा है। मातृदेवी आने के कारण तांत्रिक क्रियाएं, ढेर सारे देवी देवता भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में सम्मिलित हुए। और आज भी हम देखते हैं कि विभिन्न जो धार्मिक तांत्रिक कर्मकांड हैं वो किसी न किसी लुके छुपे रूप में अभी भी भारतीय जनमानस में इतनी जागरूकता नहीं है कि वो इनको धार्मिक कर्मकांडों को अपने जीवन शैली से ना जोड़ करके, सामाजिक नियम कानून से ना जोड़ करके, अपने जीवन को मानव कल्याण से, मानवतावाद से ना जोड़ करके वो इसे प्योर धार्मिक रूप से समर्पण का भाव जो उस समय सामंतवादी दृष्टि में आया था, भक्ति जो आई थी कि अपने आप को समर्पित कर देने की भक्ति का भाव, इस भक्ति के भाव से जोड़ करके देखने के कारण अभी भी भारतीय धर्म एक रूढ़िवादी धर्म बना हुआ है। लोगों के अंदर इस चीज़ की भावना का अभी भी अभाव है। जो मध्यकाल में लोगों के अंदर था वही भावना अधिकतर बनी हुई है। इसमें जो तार्किक दृष्टिकोण, जो प्राचीन काल में हम तर्क, न्याय और वैशेषिक हम दर्शन का अध्ययन किए हैं, उसमें से अगर हम तर्क शास्त्र और अपने मन को, अपने समाज को, अपने देश को वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर इसको सोचें तो धर्म का एक सही परिभाषा हम निश्चित तौर पर कर सकते हैं। और मध्यकालीन
जड़ता से बाहर आ सकते हैं। हालांकि ऐसा पूरी तरह से मध्यकालीन हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह है कि अभी भी स्थितियाँ वो कहीं कहीं दिखाई दे जाती हैं, क्योंकि धार्मिक रूप से सांप्रदायिक धर्म जो है सांप्रदायिक रूप जब लेता है तो वहाँ पर वो मध्यकालीन से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस तरह हम देखते हैं किस तरह से ये परिवर्तन होता है मध्यकाल में स्थितियों का, प्राचीन काल से मध्यकाल में स्थितियों का किस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होता है और अंततः एक पूरी व्यवस्था को बदल करके एक नई व्यवस्था स्थापित हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।